हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज। सो हमने लास्ट क्लास में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 किया था। पार्ट 2 में हमने देखा था कि हिस्टोरिकल चेंजेस क्या आए हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में, जिसमें हमने ये पाया कि प्राइमरी सेक्टर टाइम के साथ जो है जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन कम हुआ है, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। सेकेंडरी सेक्टर भी कंपैरेटिवली ग्रो किया है, लेकिन टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। लास्ट में जब हमने क्लास को ख़त्म किया था तो हमने ये पाया था कि टर्सरी सेक्टर में जो है दो टाइप के सेक्टर पाए जाते हैं। सर्विस सेक्टर एक ऐसा है जो हाईली स्किल्ड लोगों का है, जो बहुत ज़्यादा लोगों को जो है रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर का ही एक हिस्सा ऐसा है जिसमें छोटे मोटे शॉपकीपर्स आ जाएंगे, या फिर जो छोटी सर्विस होते हैं, रिपेयरिंग वाले होते हैं, जिनके पास जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास को आगे करेंगे, जिसमें हम सर्विस सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के काम करने के तरीके में क्या डिफरेंस रहता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन वेलकम टू माइंड विंडोज। एक स्टोरी के माध्यम से हम स्टार्ट करेंगे। रामपुर विलेज इन मध्य प्रदेश के एक रामपुर विलेज की स्टोरी आपको दिखाई गई है। लक्ष्मी एंड हर हस्बैंड वर स्मॉल फार्मर्स। लक्ष्मी और उसके हस्बैंड जो हैं वो छोटे फार्मर्स हैं। दे ओन अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ अनइरिगेटेड लैंड एंड ग्रू क्रॉप्स लाइक जवार एंड अरहर। उनके पास लगभग 2 हेक्टेयर के आसपास जो है ज़मीन है और उसमें बहुत ज़्यादा इरिगेशन नहीं होती है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। एंड ग्रू क्रॉप्स लाइक जवार एंड अरहर, और वो वहाँ पे जवार और अरहर एक टाइप की दाल होती है वो ग्रो करते हैं। 2 हेक्टेयर इनके पास ज़मीन है। तो ये जवार है पहले वाला, दूसरा आपका अरहर हो जाएगा। ये दाल आपने खाई होगी। नेक्स्ट है, दे हैड 3 चिल्ड्रन, 2 सन्स एंड ए डॉटर। 3 बच्चे हैं और 2 बेटे हैं, एक बेटी है उनकी। द एल्डेस्ट सन हैड नेवर बीन टू स्कूल। बड़े वाला बेटा कभी स्कूल नहीं गया क्योंकि वहाँ पे आसपास कोई स्कूल नहीं था उस टाइम पे। छोटे वाला जो बेटा है और बेटी है उन्होंने अपनी 12th तक की एजुकेशन, हाईयर सेकेंडरी एग्ज़ाम जो है वो पास कर लिया है, क्योंकि आसपास में एक नया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो सेटअप हुआ था, विच वॉज ए लिटिल डिस्टेंस अवे फ्रॉम देयर विलेज, जो उनके गांव से थोड़ा सा दूर था। तो जब नया स्कूल आया गांव के आसपास तो छोटा बेटा और बेटी ने जो है एजुकेशन ली और 12th तक की एजुकेशन जो है वो पूरी कर ली। दो दे वर educated, they did not get opportunities to work in the village, so they remained unemployed. उन्होंने पढ़ाई तो कर ली, एजुकेशन भी ले ली, लेकिन गांव में जो है कोई काम नहीं था, तो वो बेचारे अभी भी जो है वो बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, घर पे बैठे हुए हैं। ए सिचुएशन वेयर पीपल ऑफ वर्किंग एज आर विलिंग टू वर्क। अब दोनों की एज ऐसी है, दोनों जो है यंग है, काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए एजुकेशन ली थी, लेकिन इन दोनों के पास कोई काम नहीं है। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई जॉब नहीं होती, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, काम नहीं है। तो कभी भी आपको डिफाइन करना आ जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम कहेंगे कि जब कोई बच्चा, कोई यंग एडल्ट काम करना चाहता है लेकिन कोई काम नहीं होता है उसके लायक, उसको कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। ए सिचुएशन वेयर पीपल ऑफ वर्किंग एज आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस बट डोंट गेट जॉब्स इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट। काम का न होना और काम की इच्छा होना अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है। All the 5 members of the family work in the farm and produce about 20 क्विंटल of जवार during normal monsoon. अब क्या करते हैं, बेचारों के पास कोई काम नहीं था तो अपने मम्मी पापा का ही हाथ बटाने लग जाते हैं, पांचों के पांचों खेत में काम करते हैं और 20 क्विंटल जवार जो है वो प्रोडक्शन आता है एक साल में। लक्ष्मी एजुकेटेड चिल्ड्रन वर ऑल्सो फोर्स्ड टू वर्क इन द फार्म विद अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब जो पढ़े लिखे बच्चे थे उनको भी घर में काम करना पड़ता है क्योंकि कहीं और कोई काम नहीं था, तो मजबूरी में खेत में ही काम करना पड़ता है। वी हैव नो अदर जॉब्स इन आवर विलेज सो वी वर्क इन द फार्म सो दैट द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस। ये कह रहे कि हम काम तो कहीं और करना चाहते थे क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, खेत का काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं है, फिर भी हम ये सोच रहे हैं कि यदि हम खाली बैठेंगे तो ज़्यादा नुकसान होएगा, इससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ हम काम कर लें। कि मान लो यदि आप बाहर करके 10,000 रुपये कमा सकते थे लेकिन आप खेत में काम करके 1,000 या 2,000 रुपये भी कमा रहे हो तो कम से कम उसका नुकसान होएगा। तो इसमें यही कहा है कि वी हैव नो अदर जॉब्स, हमारे पास और कोई जॉब नहीं है हमारे गाँव में, सो वी वर्क इन द फार्म, इसलिए हम खेतों में काम कर रहे हैं, सो दैट द हार्डशिप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस, ताकि उस नुकसान को हम थोड़ा बहुत तो कम कर पाए। तो ये हो जाएगा।
ये अब अपनी एबिलिटी से, अपने पोटेंशियल से छोटा काम कर रहे हैं। मेरी एबिलिटी है कि मैं बाहर जाके 50,000 तक की जॉब कर सकती हूँ, लेकिन मजबूरी में मुझे 5,000 का काम करना पड़ता है, यानी कि मैं अपने पोटेंशियल से बहुत छोटा काम कर रही हूँ। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर आप देखोगे नीचे हो जाएगा, यानी कि अपनी एबिलिटी से नीचे काम करना। आप काम कर सकते थे बहुत बड़ा, यदि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती तो आप काम कर सकते थे 50,000 का, लेकिन अब आपको अंडर एम्प्लॉयमेंट होके काम करना पड़ता है। अब आप सिर्फ 5,000 रुपये का काम कर रहे हो, यानी कि जो आपका पोटेंशियल है उससे कम आप काम कर पा रहे हो, तो इस सिचुएशन को बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? इट इज़ अ सिचुएशन इन विच पीपल आर अपेरेंटली वर्किंग बट ऑल ऑफ देम वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, यानी कि आदमी दिख तो रहा है काम करता हुआ, लेकिन अपने पोटेंशियल से कम काम वो कर पा रहा है, लेस देन हर पोटेंशियल, उसको हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप बहुत छोटा काम कर रहे हो, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा वे पास अवर HSC बट वी वर्क इन द फार्म। वही है एग्जाम्पल, यहाँ से देख सकते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन्होंने पास किया है, 12th पास कर ली, लेकिन 12th पास करके कहीं बाहर कंपनी में काम करने की बजाय ये खेतों में काम कर रहे, तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। इस टाइप का काम कर रहे हैं बेचारे। अवर होल फैमिली कंट्रीब्यूट इन द फील्ड इवन दो नॉट एवरीबडी इज रियली नीडेड। ये कह रहे हैं कि दिखाने को तो हमारी सारी की सारी फैमिली जो है वो खेतों में काम कर रही है, जबकि इनकी ज़रूरत नहीं थी। सेम काम जो है इनके फादर मदर जो है वो कर सकते थे, और वही काम अब 3 बच्चे और 2 फादर मदर यानी कि 5 मिलके करते हैं। तो सिर्फ दिखने के हिसाब से तो सारी फैमिली काम में लगी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन प्रोडक्शन उतना ही आएगा जितना पहले आता था, यानी कि एक्स्ट्रा 3 लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। शेयरिंग द फार्म वर्क डज नॉट रिड्यूस अवर पॉवर्टी। सिर्फ खेतों में काम करने की वजह से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, क्योंकि खेतों में उतना ही काम हमारे फादर मदर करते थे, उतना ही 50 क्विंटल ज्वार जो है वो तब भी प्रोड्यूस होता था, अब भी उतना ही होता है। तो सिर्फ खेतों में काम करने की वजह से हमारी गरीबी जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। सो लेस रेन्स इन रामपुर फार्मर्स बिकम एनेक्सियस। अब रामपुर में जो है वो बारिश नहीं हुई, तो सारे के सारे लोग जो है वो परेशान हो जाते हैं। गवर्नमेंट टेक्स अप से नंबर ऑफ स्टेप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन लक्ष्मी विलेज। अब सरकार ने जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए काफ़ी काम किया है लक्ष्मी के गाँव में। गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, इसको नरेगा बोला जाता है, NREGA हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, और इंग्लिश में हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या होता है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, 1 साल के अंदर 100 दिन आपको सरकार की तरफ से काम मिलेगा, और आप क्या कर सकते हो, उसमें आपको पैसा दिया जाएगा जिससे आपको एक्स्ट्रा मतलब इनकम हो जाएगी। अंडर नरेगा ऑल दोज हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क आर गारंटेड 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें जो भी काम करने के विलिंग है और जिनको काम की ज़रूरत है, उनको 100 दिन का रोजगार सरकार की तरफ से जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये नरेगा स्कीम है जो सरकार ने इंट्रोड्यूस करी है। इट बिगिंस विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बेटर रोड्स एंड सेटिंग अप ऑफ ए बैंक। दिस लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रामपुर विलेज। तो कह रहा है कि इसमें जब लोगों को काम मिला तो इसमें बहुत ज़्यादा काम मतलब स्टार्ट हुआ, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ। ये स्टार्ट होता है डैम के कंस्ट्रक्शन से, फिर रोड इसमें बनाए जाते हैं, पास में बैंक जो है ये बनाया जाता है। कहने की बात है कि साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है और साथ के साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उनके घर की सिचुएशन थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। लक्ष्मी एजुकेटेड चिल्ड्रन गेट ए जॉब। अब लक्ष्मी के जो छोटा बेटा और बेटी थी उनको जो है जॉब मिल जाती है। द सन हैज़ ए सुपरवाइजर जॉब एट द डैम कंस्ट्रक्शन साइट। बेटा जो पढ़ा लिखा था उसको डैम की कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर सुपरवाइजर की जॉब मिल जाती है, और जो बेटी थी डॉटर थी उसको बैंक में क्लर्क की जॉब मिल जाती है। यानी कि जो पढ़े लिखे दोनों बच्चे थे दोनों को जॉब मिल जाती है। हर अनएजुकेटेड सन वर्क्स फॉर ए फ्यू मंथ्स एज ए लेबरर एट द रोड कंस्ट्रक्शन साइट। उसका जो बेटा पढ़ा लिखा नहीं था वो इस टाइप से मजदूर की नौकरी जो है वो करने लग जाता है। नाउ देर इज एक्स्ट्रा इनकम फॉर लक्ष्मी फैमिली। अब आप देखोगे कि उसके मम्मी पापा वो दो तो खेती कर ही कर रहे थे, अब तीनों के तीनों बच्चे बाहर काम करने लग जाते हैं, एक बैंक में, एक डैम कंस्ट्रक्शन में, और तीसरा एक लेबर के तौर पे काम करता है। तो
फैमिली की इनकम जो है वो बढ़ जाती है, तो एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो जाती है। इस साल हम देख पा रहे हैं दिस ईयर ओनली 3 पीपल वर्क इन लक्ष्मी फार्म इंस्टेड ऑफ 5। छोटा ये जो बड़ा बेटा था जो पढ़ा लिखा नहीं था, ये कुछ महीने बाहर काम करता है लेबरर के तौर पे, बाकी टाइम अपने फादर मदर के साथ खेती करता है। तो कह रहा है कि इस साल यदि हम देख पा रहे हैं तो 5 लोगों के बजाय 3 ही लोग हैं जो खेती कर रहे हैं, यानी कि पहले छोटा बेटा और बेटी भी काम कर रहे थे, अब की बार वो एक बैंक में काम कर रहा है, एक सुपरवाइजर की नौकरी कर रहा है। इस साल सिर्फ 3 लोग ही काम कर रहे हैं, बट सरप्राइजिंगली द प्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ फॉलिंग रिमेन द सेम। लेकिन प्रोडक्शन जो है वो नीचे होने के बजाय, कम होने के बजाय सेम ही रहा। पहले 5 लोग काम कर रहे थे तभी भी 20 क्विंटल हेक्टेयर आता था, और अब 3 लोग काम कर रहे हैं तभी भी ज्वार का प्रोडक्शन उतना का उतना ही है। When 5 people work the total production was, 5 लोग काम कर रहे थे तब आप देख पा रहे हो 4 बोरी जो हैं वो आई हुई हैं, और अब 3 लोग काम कर रहे तो भी उतनी ही ज्वार पैदा हुई है। तो दिस मीन्स दैट यू डू नॉट नीड 5 पीपल टू लुक आफ्टर द स्मॉल प्लॉट। इसका मतलब क्या है कि आपको 5 लोगों की जरूरत नहीं थी, ये काम तो 3 लोग भी बड़े आसानी से कर सकते थे। This means that earlier, though all 5 members of the family work in the farm, no one was fully employed। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब 5 लोग काम कर रहे थे तो कोई भी फुली एम्प्लॉयड नहीं था, यानी कि अपने उससे कम ही काम कर पा रहा था। ईच वन वॉज डूइंग सम वर्क बट इन फैक्ट देयर लेबर एफर्ट हैड गॉन डिवाइडेड। ये कह रहा है कि काम जो है डिवाइड हो जा रहा था, यानी कि 5 लोगों की जरूरत नहीं थी, 3 लोग उस काम को कर सकते थे और सारे के सारे काम जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे थे, यानी कि काम डिवाइड हो गया था। दिस मीन्स दैट देयर वर मोर पीपल इन एग्रीकल्चर देन वॉज नेसेसरी। इसका मतलब क्या है कि दिखने के लिए तो 5 लोग काम कर रहे थे लेकिन काम सिर्फ 3 लोगों का था। तो इस टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को हम कहेंगे डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। देखने को तो 5 लोग काम कर रहे हैं, सारे काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में काम वो सिर्फ 2 या 3 लोगों का है। तो 2 लोगों का जो लेबर है वो डिसगाइज है, छिपा पड़ा है, जरूरत ही नहीं है। तो आप बताओगे कि एग्रीकल्चर में जो ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो डिसगाइज ही होता है। ज़रूरत से ज़्यादा लोग उसी काम में लगे हुए हैं, यदि उन एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दिया जाएगा तो भी हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने लक्ष्मी के केस में देखा कि जब 2 बच्चे बाहर जाके जॉब करने लगे तब सिर्फ 3 ने ही खेती करी और प्रोडक्शन पिछले साल के कंपैरिजन में सेम ही हुआ है। तो इस एम्प्लॉयमेंट को हम कहेंगे कि अननेसेसरी लोगों को हमने ऐड कर रखा है, उनको हटा देंगे तो भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी हो जाएगा। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज ए काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, इन विच देर आर पीपल हु आर विजिबली एम्प्लॉयड। यानी कि एक ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसमें लोग जो है विजिबली एम्प्लॉयड होते हैं, काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड। लेकिन एक्चुअल में यदि आप देखोगे तो वो अनएम्प्लॉयड हैं। इन सच ए सिचुएशन मोर पीपल आर इंगेज इन ए वर्क देन रिक्वायर्ड। जरूरत से ज़्यादा लोग जो है उस काम में लगे हुए हैं, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। खेती में ज़्यादातर ये देखा जाता है। ड्यू टू गवर्नमेंट एफर्ट देर इज infrastructure facilities develop in Lakshmi village like dam, canals, water supply, electric supply, bank, transportation and cold स्टोरेज फैसिलिटी फॉर क्रॉप्स। तो सरकार की वजह से यहाँ पे जो है कई सारी एक्स्ट्रा जो है वो फैसिलिटीज आई हैं, जैसे अब डैम बन गए हैं, कैनाल्स बन गई हैं, वाटर पंप है, वाटर की सप्लाई बढ़ गई है, वेयर हाउस बने हैं, स्टोर हाउस बने हैं, बैंक बना है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है वो बेटर हो पाई हैं। फार्मर गोट चीप क्रेडिट फ्रॉम बैंक टू बाय सीड्स। अब फार्मर्स को भी बैंक से सस्ता जो है लोन मिल जाता है, फर्टिलाइजर्स मिल जाते हैं और एग्रीकल्चर के लिए जो भी सामान है अब वो वहाँ से खरीद सकते हैं। यानी कि बैंक भी फार्मर्स को जो है लोन प्रोवाइड करा रहा है जिससे वो अपनी खेती को सुधार सकते हैं। दे नाउ हैड सरप्लस प्रोडक्शन टू सेल। अब यदि आपको फर्टिलाइजर्स मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तो आपका खेती में भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि अब डैम्स बन चुके हैं, इरिगेशन की फैसिलिटी आ चुकी है। तो अब कह रहा है कि अब प्रोडक्शन सिर्फ घर का काम तो चल जाता है, प्रोडक्शन बढ़ चुका है तो अब आप मार्केट में भी बेच सकते हो। तो दे नाउ हैड सरप्लस प्रोडक्शन टू सेल। खेती से भी अब उनको प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है जिसको वो बाहर जो है जाके बेच सकते हैं। देर हायर इनकम, उनकी इनकम बढ़ चुकी है, तो लक्ष्मी की भी इनकम बढ़ चुकी है, गांव का डेवलपमेंट हो चुका है।
द पंचायत एंड द गवर्नमेंट सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड हेल्थ सेंटर इन द विलेज। पंचायत और गवर्नमेंट ने दोनों ने मिलकर गांव में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले। पहले हमने देखा था स्कूल नहीं होता था, तो स्कूल खोला जाता है, साथ के साथ जो हेल्थ सेंटर्स होते हैं, छोटे हॉस्पिटल होते हैं, उनका भी डेवलपमेंट जो है वो गांव में आया है। All these activity provided productive employment not only to farmers but to those in service like health, education, transport, trade, banking etc. स्कूल खुलने से, हॉस्पिटल खुलने से होता क्या है कि अब जो फार्मर्स थे उनको तो रोजगार मिल ही मिल जाता है, साथ के साथ जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको हेल्थ में, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट में, ट्रेड में और ज़्यादा रोजगार हो जाता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्टार्ट हो गया। एम्प्लॉयमेंट अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। विद टाइम लक्ष्मी विलेज वॉज कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म। तो टाइम के साथ लक्ष्मी का विलेज जो है अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। पहले हमने देखा था स्कूल भी नहीं था, लेकिन सरकार के काम करने की वजह से धीरे धीरे करके अब गांव जो है वो एडवांस हो रहा है, डेवलप हो रहा है, हाईटेक हो रहा है। हाउ कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, एग्जाम्पल बताना है। फर्स्ट, education and health sector can create massive employment in urban as well as rural area। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर है, ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकता है। आप स्कूल बनाओ, आप हॉस्पिटल बनाओ, उसमें जो है दोनों में लोगों की ज़रूरत पड़ेगी काम करने की। प्रॉपर प्लानिंग नीड टू स्ट्रेंथन दीज सेक्टर। काम के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जानी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। यदि बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी कैसे आपको काम करना है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प मिलेगी। अलाइड एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, भाई फ्रूट्स की खेती करना, पीसी कल्चर, फिशेज की खेती करना, इसको भी बढ़ाया जा सकता है यदि सरकार जो है वो लोन प्रोवाइड करे। तो इसमें यही बोला है, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम विच विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया। यदि फाइनेंशियल असिस्टेंट पैसा प्रोवाइड करा जाए, लोगों को इन प्रोग्राम्स के बारे में अवेयर किया जाए, तो एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन सेल्फ हेल्प ग्रुप विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया। छोटे जो घर घर में इंडस्ट्री होती हैं, टोकरी बनाना, चटाई बनाना, इनको प्रमोट किया जाना चाहिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है एक कुछ 20 या 30 फार्मर, 20 या 30 फार्मर्स इकट्ठे होकर कुछ कुछ पैसा सब लगाते हैं और वो पैसा कोई एक ले लेता है और इसे रोटेट करते हुए उस पैसे को यूज किया जाता है, जैसे कमेटियां काम करती हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने चाहिए जो आने वाले टाइम में लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे और अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। टर्सरी एक्टिविटीज होगी जैसे बैंकिंग है, प्रमोशन ऑफ मार्केट, ETC कैन पेनिट्रेट सर्विस सेक्टर टू रूरल एरियाज एंड हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी एंड अल्टीमेटली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज भी जैसे बैंकिंग हो गया, मार्केट को प्रमोट करना, अब इनको भी बढ़ाया जाना चाहिए ताकि लोग, गांव के लोग प्राइमरी के बजाय सर्विस सेक्टर में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएं। सस्ते दामों के ऊपर उनको क्रेडिट जो है, चीप क्रेडिट देना चाहिए, लोन जो है आसान देना चाहिए। सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स हो गए जैसे नरेगा हमने देखा था, NRLM हो गया, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड करी जानी चाहिए ताकि लोग अच्छे से काम कर पाएँ। तो ये आप बता दोगे, कुछ आप अपनी मर्जी से बता दोगे। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने देख लिया है, अब हम उन्हीं को आगे देखेंगे। ऑर्गेनाइज यानी कि अभी तक हमने क्या देखा, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ के आधार पे हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में बांट सकते हैं। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आधार पे हमारे सेक्टर को हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में डिवाइड करेंगे। सो एक स्टोरी के माध्यम से हम करेंगे कि जैसे कांता है, कांता वर्क्स इन एन ऑफिस, सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 5:30 AM। कांता एक ऑफिस में काम करती है और वो 9:30 से 5:30 बजे तक काम करती है। सी गेट्स अ सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के लास्ट में उसको सैलरी मिल जाती है। सैलरी के साथ साथ सी ऑल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड, पीएफ में कुछ पैसा जमा करना होता है जो आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद निकाल सकते हो। सो उसका पीएफ भी जमा हो रहा है एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट। सी गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंसेज, यानी कि उसको टाइम पे सैलरी मिल जा रही है, उसके काम करने के घंटे फिक्स है, 9:30 से 5:30 बजे तक काम करती है, पीएफ भी उसका जमा हो रहा है। इसके अलावा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी उसको मिलती हैं और संडे के दिन उसको छुट्टी भी मिल जाती है।
This is a paid holiday. When she joined work, she was given an appointment letter stating all the terms and condition of work. तो ये कह रहा है कि संडे के दिन पेड हॉलीडे उसको मिलता है, यानी कि संडे के उसको पैसे मिलते हैं। जिस दिन उसने काम ज्वाइन किया था उस दिन उसको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी। कांता वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब हम देख रहे हैं कि अभी हमने क्या देखा कि हम सेक्टर को डिवाइड करेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के हिसाब से। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो नेचर कैसा है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ का कैसा है, वो ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज है। तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आधार पे सेक्टर को दो टाइप्स में बांटा जाता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये जो कांता है, काम करने के घंटे फिक्स हैं, छुट्टियां भी मिल जाती है, संडे मिलता है, पीएफ भी कटता है, मेडिकल फैसिलिटीज भी इसको मिलती हैं और टर्म्स एंड कंडीशन सारी क्लियर हैं। यदि एक्स्ट्रा काम कराया जाएगा तो एक्स्ट्रा पैसा इसको दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें हर एक चीज जो है वो अच्छे से प्लान करके लिखी हुई है। सो ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, एंटरप्राइज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होगा जो सरकार के अंडर में रजिस्टर होगा और गवर्नमेंट के द्वारा लिखी गई रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर अश्योर्ड वर्क। काम करने के घंटे फिक्स होंगे और यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी होगी, यानी कि प्रॉपरली आपको काम मिलेगा। इट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज बिकॉज फॉर्मल प्रोसीजर। इसको ऑर्गेनाइज इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि इनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, ये फॉर्मल प्रोसीजर को लेके चलते हैं। सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपके पास सिक्योरिटी होती है काम की। ये नहीं है कि आज आपको काम मिला कल आपको काम नहीं मिलेगा, रेगुलर आपको काम मिलता रहता है, यानी कि जॉब की सिक्योरिटी है। फिक्स नंबर ऑफ आवर्स 9 to 5 जॉब है या 9:30 to 5:30 जॉब हो जाएगी, तो काम करने के घंटे फिक्स हो जाएंगे। यदि आपसे ओवरटाइम काम कराया जाएगा तो आपको ओवरटाइम का भी पैसा दिया जाएगा। वर्कर्स पेड ओवरटाइम इफ दे वर्क मोर। यदि ज़्यादा काम कराएगा तो आपको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। आपको बेनिफिट मिलेंगे पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, जैसे हमने संडे को देखा, या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं उनकी पेमेंट आपको दी जाएगी। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के यदि 5-6 पॉइंट्स आपको लिखने पड़े तो ये आप लिख सकते हो। जॉब सिक्योरिटी है, फॉर्मल प्रोसीजर्स होता है, फिक्स नंबर ऑफ आवर्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा यदि ओवर टाइम कराया गया तो ओवर टाइम का भी आपको पेड मिलेगा, ओवर टाइम आपका पेड होगा। कुछ बेनिफिट्स होते हैं जैसे पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, प्रोविडेंट फंड, पेंशन और रिटायरमेंट। यदि आप रिटायर होते हैं तो आपको पेंशन मिलती है। ग्रेचुटी, यानी कि रिटायर होने पे जो पेंशन के ऊपर जो पैसा मिलता है उसको ग्रेचुटी बोलेंगे। मेडिकल बेनिफिट आपको मिलते हैं और काम करने का आपको एक प्रॉपर सेफ एनवायरनमेंट मिलता है, यानी कि आपके साथ कोई टॉर्चर नहीं किया जाता, एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। द नेक्स्ट, वर्कर वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अभी तक जितना भी हमने देखा वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगला एग्जांपल हम लेंगे एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाला, यानी कि हम समझने की कोशिश करेंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। तो कमल के एग्जांपल से हम देखेंगे। कमल इज कांताज नेबर। कमल जो है ये कांता का नेबर है। ही इज डेली वेज लेबरर इन ए नियर बाई ग्रोसरी शॉप। वो पास के एक दुकान में काम करता है, यानी कि डेली वेज लेबरर है। उसको जितना काम करेगा शाम को जो है पैसा मिल जाएगा, यानी कि डेली पैसा मिल जाता है। ही गोज टू द शॉप एट 7:30 in the morning and work till 8 PM in the evening। सुबह 7:30 बजे जो है वो दुकान जाता है और शाम को 8 बजे वो दुकान से वापस आता है। ही गेट्स नो अदर अलाउंस अपार्ट फ्रॉम हिज वेज। अपने जो भी उसकी सैलरी है उसके अलावा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि संडे के पैसे नहीं मिलेंगे, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कोई हॉलीडेज नहीं मिलेंगे। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क। जिस दिन उसने काम नहीं किया उस दिन का उसको पैसा नहीं मिलेगा। नो लीव और पेड हॉलीडेज, कोई लीव नहीं होती है, कोई पेड हॉलीडेज नहीं होता है। नोट वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड इन द शॉप। उसको कोई ऐसा लेटर भी नहीं साइन कराया जाता कि आप इस दुकान में काम करते हो, यानी कि उसके पास रिटर्न में कुछ भी नहीं होता है। जैसे कांता के केस में हमने देखा था कि कांता को जो है वो एक लेटर साइन कराया गया कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आप प्रॉपरली आपका एक प्रोसीजर होएगा। तो कह रहा है कि उससे ऐसा भी कुछ साइन नहीं कराया गया है। अच्छा, नोर वॉज ही गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही वर्क्स इन दैट शॉप। कोई लेटर उससे साइन नहीं कराया जाता है। तो ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
ही कैन बी आस्क्ड टू लिव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर। कभी भी उसको काम छोड़ने के लिए कह दिया जाता है, यानी कि कल को ऐसा हुआ कि दुकान के ऊपर काम नहीं है तो जो दुकान का मालिक है वो उसको कह सकता है कि भाई आप काम छोड़ के जा सकते हो, यानी कि कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। जब काम होगा उसको दोबारा बुला लेंगे, तो कभी भी उसको जाने के लिए कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि कमल कहाँ पे काम करता है? यदि आपको कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। तो कमल वर्क्स इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। कमल जो है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के क्या फीचर्स हो जाएंगे? फर्स्ट, ये सरकार के उसके द्वारा जो है रजिस्टर नहीं होगा। दे हैव नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। वहाँ पे कोई रूल्स और रेगुलेशन नहीं फॉलो करे जाएंगे। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर नॉट रेगुलर एंड नो अश्योर्ड वर्क। काम करने की जो टर्म्स और कंडीशन होती हैं वो आपके रेगुलर नहीं होंगी और कोई अश्योरेंस नहीं दी जाएगी काम करने की, यानी कि जब काम है तब बुला लिया जाएगा, अदरवाइज अपना घर बैठो। तो एम्प्लॉयमेंट है वो रेगुलर नहीं होगा, यानी कि जैसे उसमें हर महीने काम मिलता था, पूरे साल काम रहता था, यहाँ पे ऐसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट नॉट सिक्योर्ड। एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। वर्कर कैन बी आस्क्ड टू लिव विदाउट एनी रीजन। बिना किसी रीजन के कभी भी ऐसा लगे कि अब काम नहीं है तो वर्कर्स को घर भेज दिया जाता है, यानी कि सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होएगी। नो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स। काम करने के घंटे फिक्स नहीं होते हैं। किसी दिन यदि ज़्यादा काम है तो उनको रात को लेट तक जो है काम करने को कहा जाएगा। तो काम करने के घंटे फिक्स नहीं है, यानी कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि 9 to 5 ही काम करोगे। नो पेड ओवर टाइम। यदि आपने ओवर टाइम किया तो कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलेगा। दे ऑल्सो डोंट गेट बेनिफिट लाइक। उनको ऐसे बेनिफिट नहीं मिलते जैसे छुट्टियों का पैसा, संडे को पैसा मिल जाता था लक्ष्मी के केस में, तो यहाँ पे ऐसा नहीं मिल रहा है। प्रोविडेंट फंड पीएफ इनका नहीं कटता है। पेंशन पे कोई पैसा नहीं मिलेगा। कोई मेडिकल बेनिफिट इनको नहीं मिलेगा। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट इनको नहीं मिलता है। रिटायरमेंट के ऊपर कोई पैसा नहीं मिलेगा और ना ही कोई पेड लीव इनको मिलेगी। सो यहाँ पे लिखोगे नो पेड लीव। तो ये आपका हो जाएगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। Out of 475 million person, employment in India 82.74 work in an unorganized sector। तो ऑलमोस्ट 83% लोग जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, यानी कि इन्हीं सब कंडीशन के ऊपर काम करते हैं। उनकी कोई जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है, कभी भी उनको जॉब से निकाला जा सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर हैव बीन एक्सपेंडिंग वेरी स्लोली। ये कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो बहुत धीरे धीरे करके एक्सपेंड कर रहा है। मैनी ऑर्गेनाइज सेक्टर एंटरप्राइज आर फाउंड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बहुत से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर बन सकते हैं वो अपने आप को अनऑर्गेनाइज ही रखते हैं। और ऐसा वो क्यों रखते हैं? ताकि उनको टैक्स कम देना पड़े। टू रिफ्यूज़ लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। वो जैसे यदि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो तो आप लेबर कोर्ट में जा सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा कोई रिटर्न लॉ नहीं होता है तो उनसे बचने के लिए ज़्यादातर कंपनी क्या करती हैं, अपने आप को अनऑर्गेनाइज ही दिखाती हैं। जब काम होता है तब लेबर को हायर कर लेते हैं और जब काम नहीं होता है तब लेबर को निकाल देते हैं। सिंस 1990s लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स आर लूजिंग जॉब्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। 1990 से क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत धीरे धीरे करके ग्रो कर रहा है तो बहुत से लोग जो हैं अपनी जॉब को ख़त्म करते हुए जा रहे, लॉस्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि टैक्स से बचने के लिए वो लोग जो है इसमें अपने आप को अनऑर्गेनाइज में ही रख रहे हैं। डिस्क्राइब द रोल प्लेड बाय नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट नरेगा इन इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया। नरेगा के ऊपर क्वेश्चन आता रहता है और आगे भी आएगा, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि नरेगा ने क्या इम्पोर्टेंस जो है, क्या मतलब इसकी क्या फ़ायदा है, क्या इसने एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सही किया है। तो सबसे पहले आप बताओगे कि इसको 2005 में शुरू किया गया था और बाद में इसका नाम चेंज करके इसके आगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी कि MG महात्मा गांधी इसके साथ ऐड किया गया, जिसके बाद इसका नाम हो गया मनरेगा। स्कीम जो है 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करती है।
स्टार्टिंग में इसको बाद में जब अमेंड किया गया था तो 150 दिन किया गया, वो भी सिर्फ वहाँ पे जहाँ पे ड्रोट हिट एरिया है, सूखे से प्रभावित राज्यों में। और ये जो है 625 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया है। 1/3 ऑफ टोटल वर्क रिजर्व फॉर वुमेन, 33% सीट फीमेल्स के लिए हैं। इसको राइट टू वर्क भी कहा जाता है, बिकॉज इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल। क्योंकि यदि ऐसा हुआ कि सरकार काम प्रोवाइड कराने में असफल हो पाई, कोई काम नहीं दे पाई लोगों को, फिर भी उनको 100 दिन का पैसा जो है वो प्रोवाइड करेगी। टाइप ऑफ वर्क कैन बी एनीथिंग, काम कुछ भी हो सकता है, जैसे रोड का डेवलपमेंट करना, कैनाल का कंस्ट्रक्शन करना, या कोई और काम भी हो सकता है। विच में इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, तो कोई भी काम हो सकता है, यानी कि इसको राइट टू वर्क भी कहा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हम ख़त्म करेंगे। मनरेगा को आप थोड़ा सा और स्टडी करोगे। इसको कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, क्या हम इसको राइट टू वर्क कह सकते हैं कि मनरेगा को, क्योंकि ये 100 दिन का आपको रोज़गार प्रोवाइड करा रहा है। एमसीक्यू ये आएगा कि कितने दिन का रोज़गार प्रोवाइड कर पा रहा है, तो आप कहोगे 100 डेज़ का इसको राइट टू वर्क भी कह सकते हैं। यदि सरकार काम नहीं दे पाई फिर भी हमें 100 दिन का पैसा मिलेगा, तो ये आप कहोगे कि ये एक अच्छा स्टेप है और इसको 100 डेज़ की बजाय थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए था, 150-180 करना चाहिए। और जितने भी डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोडक्ट हैं उनमें लोगों को कामकाज दिया जाना चाहिए। साथ के साथ उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, और इसमें सरकार देती भी है, कढ़ाई बुनाई सिलाई इस टाइप के काम भी सिखाए जाते हैं सरकार की तरफ से। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मनरेगा ने अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में कुछ हद तक जो है काफ़ी अच्छी कोशिश करी है। तो यहीं पे हम पार्ट 3 को करेंगे, लास्ट वाले पार्ट में ही ख़त्म हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालोगे। सो यदि यहाँ तक पहुँचे हो तो थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग द चैनल।